Hello students, welcome to my channel. So today in this particular video I am going to explain the poem I Know Why the Caged Bird Sings. Okay, so this particular poem has been written by Maya Angelou and this is in the syllabus of class 10 ICSE. Okay, so let us not waste any time and start with the explanation. So see what is there in this particular poem. तो पोएम स्टार्ट करने से पहले माया एंजेलो के बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन चलो मैं बता देता हूँ तुम लोगों को. माया एंजेलो was born on April 4, 1928 in St. Louis, Missouri in America. Okay, तो माया एंजेलो जो राइटर है या पोएटेस तुम बता सकती हो, ठीक है, बता सकते हो सॉरी. तो उनका बर्थ हुआ था कहाँ पर? अमेरिका में, सेंट लुइस मिसोरी, अमेरिका. हर नेम वॉज मार्गरेट एनी जॉनसन. तो माया एंजेलो का फुल नेम है मार्गरेट एनी जॉनसन. हर ब्रदर बैले गेव हर द नेम माया. तो उनका भाई उनको ये नेम माया बाद में दिया है. एट द एज ऑफ 3 Maya's parents divorced and as a result she was sent to Arkansas to live with her grandmother. तो माया एंजेलो के लाइफ के बारे में तुम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है पोएम के पहले, नहीं तो पोएम में उनका एक्सप्रेशन ऐसा क्यों है या पोएम में वो जो बता रही है उसका रियल वर्थ तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा. ठीक है, तो माया एंजेलो का पापा मम्मी का डाइवोर्स होने के बाद वो अपने ग्रैंड मदर के साथ आर्कनसास में रहना स्टार्ट की. ड्यूरिंग दैट टाइम Arkansas was a racist society due to which Maya experienced great discrimination there, not only for being an African American but also being a woman. ठीक है, तो देखो जो टाइम पीरियड में ये पोएम लिखा गया है वो टाइम में रेसिज्म बहुत चलता था. रेसिज्म का मतलब क्या है? कलर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन. मतलब जिन लोग अफ्रीकन अमेरिकन होते थे ऑब्वियसली उन लोगों का स्किन कलर डार्क होता था, ठीक है, दे वर ब्लैक इन कलर. तो जिस कारण से उन लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता था. ठीक है, और साथ साथ अगर वो अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन हुआ तो और कुछ बोलना ही नहीं है. ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेशन का जो एक्सट्रीम लेवल है वो वुमेन के साथ ज़्यादा होता था. शी वॉज डबली मार्जिनलाइज्ड ऑन बेसिस ऑफ अ रेस एंड जेंडर. ठीक है, तो जनरली जिन लोग तुम्हारा रेस के लिए ब्लैक होता था, ठीक है, अफ्रीकन अमेरिकन लोग, उन लोगों के साथ तो टॉर्चर होता ही था, और साथ ही साथ अगर जेंडर फेमिनिन है तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम है, जैसा मैंने कहा. एट द एज ऑफ 7 एज अ रिजल्ट ऑफ एन असॉल्ट शी डिड नॉट स्पीक फॉर 5 years. ठीक है, तो उनके साथ एक बहुत बुरा हादसा हुआ जब उनका एज 7 था और उसके बाद से उन्होंने 5 years तक पूरा चुप रही हो. ठीक है, वो कुछ नहीं बोली. The loss of her voice was the result of the trauma which made her imagine that her voice could kill. Due to the efforts made by her teacher, Bertha Flowers, Angelou started writing poetry and overcame her trauma. ठीक है, तो माया एंजेलो के साथ ऐसा माना जाता है कि कुछ फिजिकल असॉल्ट हुआ था जिसके बाद से वो इतना डिप्रेस्ड हो गई थी, एक ट्रॉमा में चली गई थी कि वो कुछ साल तक बात ही नहीं की. ठीक है, फिर उनका टीचर उनको समझाया कि लाइफ में चुप रह के, ठीक है, या ऐसे गूंगे जैसे बिहेव करने से कोई फ़ायदा नहीं है, लाइफ में आगे बढ़ना पड़ता है. ठीक है, और प्रोटेस्ट करना पड़ता है. तो उनका जो टीचर था बर्था फ्लावर्स, उनका सपोर्ट से, उनका मेंटल सपोर्ट से माया एंजेलो काफ़ी तुम्हारा रिकवर की और उसके बाद उनका पोएट्री का जो करियर है वो स्टार्ट हुआ. ठीक है, poetry thus played an important part in the recovery of her voice, which is turn signaled the success of healing process. She was a coveted speaker who gave numerous interviews to promote her activism. Okay, तो बोल सकते हो she was a feminist. Okay, वो वुमेन के लिए जो राइट्स होता है या वुमेन लोगों के लिए जो राइट्स होना चाहिए उसके लिए उन्होंने काफ़ी लड़ाई किया है और काफ़ी सारे पोएम्स उन्होंने लिखा है जो स्पेसिफिकली अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन जिन लोग हैं, जिन लोगों को अपना कलर के लिए टॉर्चर किया जाता है या बहुत जगह में उन लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उनके बारे में भी, उनके अगेंस्ट में फाइट करने के लिए भी, ठीक है, ये प्रॉब्लम के अगेंस्ट में फाइट करने के लिए भी उन्होंने काफ़ी सारा पोएम्स लिखा है. ओके, शी डाइड ऑन May 28, 2014.
तो माया एंजेलो का डेथ होता है मई 28, 2014 में। लेकिन डेथ हो जाने से भी उनका जो सेलिब्रेटेड पोएम्स है वो अभी तक हम लोगों के पास है और हम लोग अभी तक वो वाला रीड कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो, अभी तुम लोगों को माया एंजेलो का लाइफ के बारे में पता चला और हो सकता है थोड़ा बहुत आइडिया बहुत जन को मिल गया होगा कि माया एंजेलो जो पॉइंट के ऊपर लिखती है या ये पोएम में लिखी है वो है रेसिज्म के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट, ठीक है, और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो केज्ड बर्ड है, ये केज्ड बर्ड का टॉपिक कहाँ से आया, ठीक है। तो ऑब्वियसली देखो, जो भी पोएम्स लिखा जाता था वो टाइम में, या मोस्ट ऑफ द पोएम्स जो सब प्रोटेस्ट के लिए लिखा जाता है वो डायरेक्ट प्रोटेस्ट तो नहीं होता है, ठीक है। उसमें काफ़ी सारे रेफरेंसेस रहता है, काफ़ी सारे सिंबल्स रहता है, ठीक है, काफ़ी सारे फिगर ऑफ स्पीच के हेल्प से पोएट्स, जितने भी पोएट्स होते हैं उन लोग अपने पोएम्स लिखते हैं। तो चलो पोएम स्टार्ट करते हैं। मैं फर्स्ट स्टैंजा पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनो। A free bird leaps on the back of the wind and floats downstream till the current ends and dips his wing in the orange sun rays and dares to claim the sky, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट जो स्टैंजा हम लोगों को पढ़ने के लिए मिला वो एक फ्री बर्ड के बारे में बताया हुआ है। अब फ्री बर्ड का मतलब क्या है? जिसको तुम पिंजड़े में बंद करके नहीं रखे हो, जो अपने आप से अपने मर्जी से उड़ सकता है। तो देखो पोएट क्या बताता है। The poet begins by referring to the flight of a free bird who springs free from the ground to fly in the direction of the air current। तो देखो, जो आदमी फ्री है, यहाँ फ्री बर्ड बोलने से फ्री मैन, फ्री वुमेन, ठीक है, जो ह्यूमन बींग्स फ्री है। अगर सोच हम लोग फ्री है, जब इच्छा हम लोग जहां इच्छा जा पाएंगे, ठीक है। एक फ्री बर्ड जैसे जहां इच्छा वो उड़ पाता है, जो डायरेक्शन में उसको उड़ना है वो उड़ पाता है। It looks as if the bird had immersed his wings in the orange rays of the sun, covering the sky. The free bird flies as if the sky belonged to him, ठीक है। तो फ्री बर्ड चाहो तो ऐसा लगता है कि फ्री बर्ड जो होता है वो एकदम स्काई में सन के आसपास से घूम के आ जाएगा, ठीक है। देखो, ये एक टाइप ऑफ एक्सप्लेनेशन है जिससे बताया जा रहा है कि फ्री बर्ड का फ्रीडम कितना होता है, ठीक है, कि वो अपने इच्छा से उड़ता है और स्काई में जहां इच्छा वो जा सकता है, ठीक है। अगर सिंबलिज्म जो है मैं बाद में बताऊंगा, जस्ट तुम लोग इनिशियल इसका मीनिंग समझो। बट अ बर्ड दैट स्टॉक्स डाउन हिज नैरो केज कैन सेल्डम सी थ्रू हिज बार्स ऑफ रेज। हिज विंग्स आर क्लिप्ड एंड हिज फीट आर टायर्ड, सो ही ओपन्स हिज थ्रोट टू सिंग, ठीक है। तो देखो, फ्री बर्ड यहाँ पर बताया जा रहा है व्हाइट अमेरिकन लोगों को, जिन लोग अपने मर्जी से अपने फ्रीडम के साथ कहीं भी जाते थे, कुछ भी करते थे और ऐसा मानो चलते थे कि पूरा जगत उन लोगों का ही है, ठीक है। लेकिन जिन लोग काले थे, जिन लोग अफ्रीकन अमेरिकन थे, उन लोग कैसे थे? उन लोग पिंजड़े में बंद हुआ चिड़िया जैसा, ठीक है। इन लोगों का पिंजड़ा भी छोटा है और वहां से इन लोग बाहर का दुनिया देख ही नहीं पाता था। थोड़ा बहुत अगर किसी ने देख लिया तो किस्मत उसका अच्छा है। और ये पिंजड़े का चिड़िया को क्या किया जाता था? इन लोगों का विंग्स काट दिया जाता था। विंग्स काट देने का मतलब इन लोगों के लाइफ में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लाए जाते थे, ठीक है। His feet are tied, so he opens his throat to sing। तो देखो, कोई भी चिड़िया जिसको तुम पिंजरे में बंद कर दोगे, उसके ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दोगे, उसका खाना पीना मूव करना सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड हो जाएगा। तो ऑब्वियसली वो चिड़िया मैक्स टू मैक्स क्या कर सकता है? वो अपना गला खोल के गा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर माया एंजेलो यही बताना चाहती है कि भले ही हम लोग पिंजड़े के चिड़िया है, ब्लैक अमेरिकन अफ्रीकन अमेरिकन लोग, ठीक है, लेकिन हम लोग के पास एक पावर अभी तक है, वो है वॉइस। हम लोग अपना वॉइस से चीख के प्रोटेस्ट करने के लिए हमेशा रेडी हैं। द केज्ड बर्ड सिंग्स विथ fearful thrill of things unknown but longed for still, and his tune is heard on the distant hill, for the caged bird sings of freedom। ठीक है, पोएट क्या बोलते हैं? देखो, पोएट बोलते हैं कि the caged bird quavers while singing of the things unknown। तो देखो, caged bird केज में रह के उसका गला में ऐसा हो गया है कि वो गाते वक्त भी उसके गला में एक क्विवरिंग होता है, ठीक है, एक तुम्हारा शेकी वॉइस आता है। He realizes his condition but still longs for freedom। तो देखो, उसको पता है कि उसका कंडीशन वो पिंजरे में ही बंद रहने के लिए है, ठीक है, लेकिन फिर भी उसका मन में एक होप है कि नहीं, फ्रीडम आएगा, ठीक है।
इसलिए वो गाते रहता है. This poet reveals that the bird's cry for freedom is heard at a far away place. और पोएट का मानना है कि कोई भी केज्ड बर्ड जो गाता है वो सिर्फ एक जगह में उसका वॉइस रुका नहीं रहता, वो वॉइस काफी दूर तक जाता है. ठीक है. फोर्थ स्टैंजा में पोएट क्या बता रहा है देखो. फोर्थ स्टैंजा में पोएट बोल रहा है द फ्री बर्ड थिंक्स ऑफ अनदर ब्रीज. देखो फ्री बर्ड का फिर से कंपैरिजन आ रहा है कि फ्री बर्ड जो होता है वो हवा, आज एक हवा के अंदर से गया, कल दूसरा फ्रेश एयर वो ब्रीथ कर पाएगा, ऐसा उसका होप रहता है. एंड द ट्रेड विंड सॉफ्ट थ्रू द sighing trees and the fat worms waiting on the dawn bright lawn and he names the sky his own. ठीक है. जो फ्री बर्ड है उन लोगों का सोच कैसा है. This stanza goes back to the unrestricted movement of a free bird. फ्री बर्ड का मूवमेंट अनरिस्ट्रिक्टेड है, वो कहीं भी चाहे उड़ सकता है. The free bird thinks of another breeze. हमेशा उसको नया ब्रीज, नया हवा एक्सपीरियंस करने का मौका चाहिए या मौका ढूंढते रहता है. The poet also mentions the fat worms that are waiting on a lawn at sunrise to be consumed by him. ठीक है. और इवन ये जो तुम्हारा फ्री बर्ड है ये अपना मर्जी से घूम के जो इच्छा वर्म्स वगैरह अपने चॉइस से खा सकता है. It appears as if the bird had named the sky his own since there are no other birds to contest with him. तो फ्री बर्ड्स जिन लोग हैं इन लोग मानो ऐसा बना के रखे हैं पूरा माहौल को कि पूरा स्काई उन लोगों का है. ठीक है. और वहां पर उन लोगों को छोड़ के वहां पर कोई और राज नहीं कर सकता. तो यहाँ पर देखो दो बर्ड का कंपैरिजन लेके एक वाइट अमेरिकन का लाइफ और एक ब्लैक अमेरिकन का लाइफ दोनों के बारे में यहाँ पर बताया गया है. ब्लैक अमेरिकन इन द सेंस अफ्रीकन अमेरिकन. ओके. बट अ केज्ड बर्ड स्टैंड्स ऑन द ग्रेव ऑफ ड्रीम्स. His shadows shout on a nightmare scream. His wings are clipped and his feet are tied. So he opens his throat to sing. ठीक है. केज्ड बर्ड के बारे में पोएट बताता है कि केज्ड बर्ड अपने ही सपनों के कबर के ऊपर खड़ा हुआ है. ठीक है. वो जो केज है भले ही तुम सोने का केज क्यों ना दे दो, ठीक है, लेकिन केज तो केज ही है ना, उसमें बंदी हो जाता है आदमी. His shadows shout on a nightmare scream. His wings are clipped and his feet are tied. So he opens his throat to sing. तो मैक्सिमम ये चिड़िया जो पिंजरे के अंदर है वो सिर्फ गा सकता है, चिल्ला के गा सकता है. ठीक है. अपना वॉइस को रेस कर सकता है, उससे ऊपर वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि कभी कभी उन लोगों के पंख काट दिए जाते हैं, उन लोगों के पैर को तुम्हारा नीचे चेन के साथ बांध दिया जाता है. The caged bird sings with a fearful trill of things unknown but longed for still, and his tune is heard on the distant hill, for the caged bird sings of freedom. ठीक है. तो देखो केज्ड बर्ड का जो सॉन्ग है उसमें फुल ऑफ फ्रस्ट्रेशन रहता है. ठीक है. और एक डर भी रहता है, लेकिन ये जो आवाज है ये एक जगह पर रुका नहीं रहता, ये दूर तक फैलता है. तो देखो इनिशियली हम लोग अगर पोएम पढ़ते हैं, पोएम में हम लोग को दो चीज देखने के लिए मिलता है. एक फ्री बर्ड का लाइफ कैसा होता है और उसके कंपैरिजन में एक पिंजरे में रहने वाला बर्ड का लाइफ कैसे होता है. ठीक है. अब मैंने तुम लोगों को एक आइडिया तो दे दिया कि ये जो फ्री बर्ड है ये वाइट अमेरिकन है और जो केज्ड बर्ड है वो अफ्रीकन अमेरिकन है. तो दोनों के लाइफ के बारे में बताया हुआ है. और माया एंजेलो का बैकग्राउंड मैंने बताया कि वो अफ्रीकन अमेरिकन थी, तो उन्होंने बहुत सारा ट्रबल लाइफ में फेस किया था. तो वही ट्रबल्स के अगेंस्ट में वॉइस रेस करने के लिए उन्होंने ये पोएम लिखा है. ठीक है. तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं क्योंकि पोएम इनिशियली पढ़ के बहुत इजी है, लेकिन इसका बहुत सारा इन डेप्थ मीनिंग है जो तुम लोगों को जानना होगा. काफ़ी चीज़ें मैंने बता दिया है, फिर से और एक बार इसके थीम्स के ऊपर फोकस करते हैं. चलो. तो थीम इसका है फ्रीडम वर्सेस एनस्लेवमेंट. एनस्लेवमेंट का मतलब क्या? कैप्चर होके रहना. द थीम ऑफ फ्रीडम वर्सेस एनस्लेवमेंट runs through the poem. Freedom is symbolized through the unrestricted movements of the free bird, whereas the enslavement is symbolized by the caged bird. Freedom किससे symbolize किया गया है? वो चिड़िया को बता के जो चिड़िया बाहर घूमते रहता है अपना मर्जी से,
और एंस्लेवमेंट सिंबलाइज किया गया है केज्ड बर्ड को दिखा के, जिसका पंख भी काट दिया जाता है और पैर भी बांध दिए जाते हैं. The poem begins with the free bird leaping and floating freely in the sky that he claims as his own. The freedom of the bird in the natural habitat is shown. The free bird's sense of freedom is best experienced when the poet says that the free bird dips his wings in the orange rays sun and dares to claim the sky. The free bird is untroubled with the help of color imagery of orange rays. The effect heightens as orange is a color associated with glow and happiness. तो देखो यहाँ पर कलर का कुछ सिंबल है. एक लाइन में बताया हुआ है कि फ्री बर्ड उड़ के जाता है, आसमान का जो ऑरेंज कलर है उसमें अपना पंख डुबोता है. ठीक है, देखो मैं बहुत हिंदी में बता दे रहा हूँ लेकिन इससे इजी होता है सबको समझने में. फॉर दैट रीजन आई एम सेइंग. So why does the poet say about the orange color? Orange color symbolizes happiness and freedom. तो ऐसा पोएट बताना चाहता है कि ये जो फ्री बर्ड है, जो व्हाइट अमेरिकन्स हैं, इन लोगों के लाइफ में फ्रीडम का कोई कमी नहीं है. ठीक है, हैप्पीनेस का कोई कमी नहीं है. जहां रहते हैं मानो पूरा वो जगह उन लोग अपने मुट्ठी में करके रखे हैं. On the other hand, we have a caged bird whose enslavement is represented through his wings that are clipped. तो देखो जो आदमी बंदी है, वो जो उसका कैद होके रहना सिर्फ कैद करके रखा है ऐसा नहीं है, उन लोगों का विंग्स को क्लिप कर दिया है. मतलब क्या, तुमको बंदी बना के तो रखे ही है, साथ साथ तुम्हारे ऊपर कई अलग अलग तरीके के टॉर्चर हो सकते हैं. ठीक है, जो कि एक ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन के ऊपर होता था. ठीक है, इन लोगों को बाहर का दुनिया देखने के लिए अलाउड नहीं था. इन लोगों के लिए हर प्लेस एक्सेस करना पॉसिबल नहीं था. ठीक है, तो एक तरीके से उन लोग एक अपना पर्टिकुलर जोन में ही रहते थे. उसके बाहर जाके ना कभी कुछ सोचते थे, ना कुछ करने के लिए भी इन लोगों का हिम्मत होता था. ठीक है, द बर्ड इज केज्ड, imprisoned and thus is filled with rage. अब देखो, कोई भी चीज को, कोई भी आदमी हो, कोई भी जानवर हो, तुम अगर उसको बहुत दिन के लिए बंदी बना कर रख देते हो, ठीक है, तो देखना वो चीज और शांत नहीं रहता. उसमें धीरे धीरे गुस्सा आना स्टार्ट होता है. भले ही उसके अंदर एक डर रहता है लेकिन गुस्सा भी आता है उसको. ही इज फ्यूरियस बट एट द सेम टाइम हेल्पलेस. लेकिन गुस्सा आने से भी जेल तोड़ के तो निकल नहीं पाएगा ना. लेकिन एक चीज कर सकता है, गले को कौन बंद करके रख सकता है? तुमको पिंजरे में बंद करके, घर में बंद करके रख सकते हैं, लेकिन चीख तो सकते हो ना. अब सब मिलके घर में चीखना मत, मुझे आजाद कर दो बोल के. ये जिन लोगों के ऊपर टॉर्चर होता था, मैं उन लोगों के बारे में बता रहा हूँ. ठीक है, अभी लॉकडाउन में सब फंसे हो बोल के केज्ड बर्ड सुन के चिल्लाना मत कि मुझे आजाद कर दो. ठीक है, तो मुश्किल हो जाएगा. Furthermore, the free bird thinks of another breeze. He selfishly wishes for more freedom for himself, whereas the caged bird can only sing. ठीक है, फ्री बर्ड क्या है? फ्री बर्ड को जितना फ्रीडम है उससे भी उसको सुकून नहीं है, और भी फ्रीडम चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पर फ्री बर्ड बोल के चिड़िया को नहीं बता रहा है. यहाँ का चिड़िया है सफेद चिड़िया, मीन्स व्हाइट अमेरिकन्स. ठीक है, और केज्ड बर्ड भी कोई बर्ड नहीं है, ये तुम्हारा ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन लोगों के बारे में बताया जा रहा है. ठीक है, अब डायरेक्ट हर चीज तुम बता नहीं सकते हो सब पोएम्स में, राइटिंग्स में. तो अपना जो एक्सप्रेशन है वो ऐसे तरीके से, ये दबा हुआ गुस्सा ऐसे दबे हुए लाइंस में आते हैं. ठीक है, तो देखो रेसिज्म और स्लेवरी के बारे में बताया गया है. रेसिज्म मतलब जात. ठीक है, ये जो ऊंचा जात नीचा जात, ये वाला झमेला तो पहले भी था और अभी भी कहीं है. ठीक है, फॉरेन कंट्रीज में हो सकता है थोड़ा कम है, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है. ठीक है, और स्लेवरी मतलब जबरदस्ती किसी को तुम गुलाम बना लेना. ठीक है, तो यहाँ पर गुलाम बना लेना और जात का ऊंच नीच का बारे में, डिस्क्रिमिनेशन जो होता है उसके बारे में भी यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है. द पोएम आर्टिकुलेट्स द पोएट्स पेंट अप इमोशंस against racial discrimination and slavery in America she never mentions it directly. तो देखो, पोएट ने कभी भी डायरेक्ट कुछ मेंशन नहीं किया है. पोएट ने मेटाफर यूज किया है. ये जो फ्री बर्ड है, फ्री बर्ड एक मेटाफर है. मेटाफर का मतलब क्या? कंपैरिजन है व्हाइट रेस के लिए. और केज्ड बर्ड जो है, केज्ड बर्ड भी एक मेटाफर है जो कि एक कंपैरिजन है अफ्रीकन अमेरिकन के लिए. तो देखो, मैंने ये एक ही पॉइंट में बार बार बता रहा हूं लेकिन अलग अलग तरीके से बता रहा हूं, तो वो पॉइंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, द पोएट एक्सप्रेसेस her agonies and grievances through the confinement. The poet expresses her agonies
that is restricted, as she is restricted. The caged bird thus represents the African American race. The ensnared caged bird is struggling to carve the peaceful environment for himself in the racist society. तो देखो एक्चुअली में जो बंदी चिड़िया है, ठीक है, ये जो ब्लैक अमेरिकन्स हैं, इन लोग चाहते हैं कि हम लोग को भी मौका मिले, हम लोग बाहर आए और जो फ्रीडम दूसरे लोगों को मिल रहा है हम लोगों को भी क्यों ना मिले, ठीक है। अगर हम लोग को ऐसे ही बंदी करा के रखेंगे तो हम लोग के भी पास एक पावर है जो कि है वॉइस, हम लोग अपना वॉइस रेज जरूर करेंगे, ठीक है। क्योंकि स्किन कलर के लिए तुम अगर काले हो या दिखने में अच्छा नहीं हो तो इसके लिए तो तुमको कोई दबा के नहीं रख सकता है ना, क्योंकि वो कोई बेसिस नहीं होता है किसी को डिस्क्रिमिनेट करने का, ठीक है। The caged bird thus represents this community that was prevented from social, religious and cultural freedom, ठीक है। देखो उन लोगों को रेस्टोरेंट में भी खाने नहीं जाने देता था, ठीक है। तुम लोगों ने अगर किसी ने नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ा है तो तुम लोगों को पता चलेगा उन लोगों का लाइफ ऐसा होता था कि तुम कोई फंक्शन जाके अटेंड नहीं कर पाओगे, ठीक है। रिलीजियस गैदरिंग हो रहा है, तुम काले हो तो तुमको भगा देगा, ठीक है। तो ये सब चीज काफी चलता था। और ये स्किन कलर का डिस्क्रिमिनेशन अभी भी बहुत है, ठीक है। डार्क स्किन कलर को बहुत जन पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, पता नहीं कलर के साथ क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ऐसा सोच अभी भी है। The caged bird could not fly anywhere at its own will and choice, ठीक है। तो ये जो चिड़िया लोग थे, इन लोगों को अपने मर्जी से उड़ने का आजादी नहीं था, मतलब अफ्रीकन अमेरिकन लोगों को अपने मर्जी से कुछ भी काम करने का आजादी नहीं था। उन लोग मानो ये व्हाइट अमेरिकन के चंगुल में फंसे हुए थे, ओके। तो माया एंजेलो एक्चुअली में एक वॉइस बन के यहाँ पर आई है, जो उनका जो ये प्रॉब्लम है, एक पेन है, वो प्रॉब्लम और पेन के अगेंस्ट में उन्होंने वॉइस रेज किया है। The struggle of caged bird is parallel to African American struggle for freedom, ठीक है। ये जो caged bird दिखा रहा है कि पिंजड़े में फंसा हुआ बर्ड स्ट्रगल कर रहा है, कुछ बोलने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। वो एक्चुअली में क्या है, वो एक्चुअली में अफ्रीकन अमेरिकन लोग जो स्ट्रगल किए हैं फ्रीडम के लिए, ठीक है, इक्वालिटी पाने के लिए, उसी के बारे में बताया हुआ है। The African Americans wrote and sang and danced and cried out for freedom. तो अफ्रीकन अमेरिकन लोगों को तो एक पर्टिकुलर एरिया में रख दिया जाता था ना, उन लोगों को बाहर निकालने के लिए नहीं देता था। तो उन लोग क्या करते थे, उन लोग अपना डांस, गाना बजाना, ठीक है, जो पॉसिबल हो अपना वॉइस वैसे रेस करते थे, ठीक है। Yet they did not stop them from raising their voice against discrimination faced by them due to color of their skin, ठीक है। तो स्किन कलर के लिए जो प्रॉब्लम उन लोगों को फेस करना पड़ा, ये प्रॉब्लम को हटाने के लिए हमेशा के लिए उन लोगों ने वॉइस रेस किया है, ठीक है। तो ये था पोएम। सो इस पोएम के पीछे कुछ बैकग्राउंड्स मैंने बताया है माया एंजेलो के लाइफ के बारे में, ठीक है। और कुछ थोड़ा सा सुन लो, ठीक है। मैं जिम क्रो के बारे में बता रहा हूं, जिम क्रो लॉज, ठीक है। जिम क्रो लॉज है कौन? जिम क्रो लॉज दैट डोमिनेटेड द अमेरिकन साउथ फ्रॉम 1890s to 1965 represented a formal codified system of racial apartheid. It segregated African Americans because of their skin color. The laws affected almost every aspect of life. School, पब्लिक टॉयलेट, आदमी को टॉयलेट भी यूज करने नहीं देगा। तुम सोच सकते हो, स्कूल तो है, पब्लिक टॉयलेट है, पार्क में घूमने नहीं, ट्रांसपोर्ट से लात मार के फेंक देंगे, ऐसा है, ठीक है। रेस्टोरेंट्स में जाने नहीं देंगे, सब चीज सेग्रीगेट कर दिया और कंट्री में वैसा लॉ बना दिया कि काला वाला आदमी आएगा तो लात मारना उसको, ऐसा सिखाया हुआ है सबको, ठीक है। इन लीगल थ्योरी अफ्रीकन अमेरिकन रिसीव सेपरेट बट equal treatment, but in actuality the status of African Americans were nearly always inferior to that of whites. तो काले लोगों को समझाया जाता था कि देखो बाबू, तुम लोगों के लिए अलग सा लॉ है, तुम लोग अलग टाइप के कुछ जानवर हो या क्या हो पता नहीं, उन लोग बोल के रखे, तुम लोग अलग से रहोगे, तुम लोगों को अलग से सब चीज दिया जाएगा, लेकिन उन लोगों को अलग से कुछ नहीं दिया जाता था, ठीक है। तो यही है, एक लॉ बना था जिम क्रो लॉज, जिससे अफ्रीकन अमेरिकन लोगों को बहुत टॉर्चर किया जाता था, ठीक है। ये है तुम्हारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पोएम में जानने के लिए। और ये पोएम में एक ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट है। ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट मतलब क्या, यहाँ माया एंजेलो सिर्फ
दूसरे अफ्रीकन अमेरिकन के लिए नहीं बोले, यहाँ पर माया एंजेलो खुद के लिए भी वॉइस रेस किया है, क्योंकि मैंने तुमको बताया है कि उनके ऊपर फिजिकल असॉल्ट हुआ था बहुत अर्ली एज में, जो चीज़ उनको एकदम तोड़ के रख दिया था। ठीक है, उन्होंने 4-5 साल बात नहीं किया जैसा मैंने बोला। ठीक है, तो उनके बाद उसके बाद उनके टीचर ने उनको हेल्प किया कि नहीं, वॉइस रेस करना चाहिए, और वही वॉइस रेस करने का नतीजा आज ये जो तुम्हारा आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग्स जो पोएम है वो है। सो आई होप you have followed the poem. That's all for today in this particular video.